Hello everyone, this is Priya Meena, Assistant Professor Physics, Government Girls College सिरोही। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बीएससी सेकेंड ईयर का जो हमने लास्ट लेक्चर किया था उसमें आपको मोलर स्पेसिफिक हीट्स या फिर मोलर विशिष्ट ऊष्माओं के बारे में बताया था। आज जो हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम आपको एडियाबैटिक चेंज यानी कि रुद्धोष्म परिवर्तन तथा आदर्श गैस का रुद्धोष्म प्रसार, एडियाबैटिक चेंज एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। एडियाबैटिक बच्चों आप जानते हैं रुद्धोष्म क्या होता है। कोई भी सिस्टम यदि हम ले लेते हैं, उसे यदि बाहर से कोई भी हम ऊष्मा नहीं दे, उसे बाहर से बिल्कुल अलग कर देते हैं, उसे बाहर से कोई भी किसी भी सोर्स के द्वारा हीट नहीं दी जाती, वो क्या कहलाता है? वो सिस्टम रुद्धोष्म सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें रुद्धोष्म परिवर्तन की या फिर एडियाबैटिक चेंज की, तो क्या होता है, जब भी किसी ऊष्मागतिकी तंत्र यानी कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम में चेंज इस प्रकार से होता है कि तंत्र तथा बाह्य वातावरण के बीच में किसी भी प्रकार की हीट का एक्सचेंज नहीं होता। मीन्स कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमारे पास है, उसमें उसके आउटर जो एटमॉस्फेयर है उसमें और सिस्टम में किसी प्रकार की हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। तो क्या होता है, तो उस प्रकार का जो चेंज होता है उसे क्या कहते हैं? एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक चेंज कहते हैं या फिर रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। अब ये कब संभव है बच्चों? यह तभी संभव है जब सिस्टम बाह्य वातावरण से पूरी तरह से आइसोलेट हो जाए, मीन्स पूरी तरह से अलग हो जाए, रोधी हो जाए पूरी तरह से बाह्य वातावरण का, यानी कि उस सिस्टम का बाह्य वातावरण से कोई लेना देना नहीं हो। ये तभी हो सकता है। आदर्श रुद्धोष्म परिवर्तन असंभव है, ये पॉसिबल नहीं होता, आइडियल तो, परंतु जब भी कोई परिवर्तन शीघ्रता से या फिर इंस्टेंट किया जाए, कोई भी हम चेंज यदि हम बहुत ही शीघ्र तरीके से कर रहे हैं, बहुत तेज गति से कर रहे हैं, ताकि उसे हीट के एक्सचेंज का यानी कि ऊष्मा के आदान प्रदान का कोई टाइम ही नहीं मिले, तो वो जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? रुद्धोष्म परिवर्तन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें कि कोई भी गैस है, गैस हमने सिस्टम में कोई भी गैस ले रखी है, उसे यदि हम बहुत जल्दी से संपीड़ित कर दें या फिर कंप्रेस कर दें, उसके तो उसके ऊपर हमने कोई ना कोई कार्य किया है, तभी उसे हमने कंप्रेस किया है। तो उसके ऊपर किया गया बाह्य कार्य इसकी इंटरनल एनर्जी में वृद्धि कर देता है। वो जो बाह्य कार्य उसके ऊपर किया जाता है वो उस सिस्टम की जो है आंतरिक ऊर्जा में या फिर इंटरनल एनर्जी में वृद्धि कर देता है, जिससे कि जो है गैस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और एक दूसरा एग्जांपल है कि यदि गैस को शीघ्रता से प्रसारित किया जाए यानी कि उसे एक्सपेंड किया जाए, इट मीन्स कोई भी हम जैसे गैस का कोई बर्तन ले लेते हैं, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ होता है। एक तो संपीड़ित यानी कि कंप्रेस करने के लिए हमें ऊपर से प्रेशर लगाना पड़ेगा, और यदि हमें इसे प्रसारित करना है तो पिस्टन ऊपर की ओर उठाना पड़ेगा। तो यदि गैस को शीघ्रता से प्रसारित या एक्सपेंड किया जाए तो उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी जो है बाह्य वातावरण के विरुद्ध, अब ये जब पिस्टन को हम ऊपर उठाएंगे यानी कि गैस को प्रसारित करेंगे, तो उसे कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा गैस को। ये जो गैस कार्य करेगी बाह्य वातावरण के विरुद्ध, आउटर एटमॉस्फेयर जो है उसके विरुद्ध जो हमारी गैस कार्य करेगी, तो वो कार्य के लिए उसे ऊष्मा कहाँ से मिलेगी बच्चों? आंतरिक ऊर्जा से यानी कि इंटरनल एनर्जी से। इट मीन्स यदि किसी गैस को शीघ्रता से प्रसारित किया जाता है तो उसकी कुछ आंतरिक ऊर्जा यानी कि इंटरनल एनर्जी बाह्य वातावरण के विरुद्ध बाह्य कार्य करने में व्यय हो जाती है। अंदर से कोई कार्य किया जाएगा तो उसकी जो आंतरिक ऊर्जा है वही कार्य करेगी ना। तथा गैस उससे क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी में कुछ ना कुछ कमी आएगी, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कम हो गई है हमारे वो कार्य करने में। तो कितनी कम होती है? वो उतनी ही कम होती है जितना कि कार्य किया जाता है। तो इंटरनल एनर्जी कम हो गई तो इससे गैस का टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इट मीन्स इसे यदि एक्सपेंड किया जाए तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, और यदि इसे संपीड़ित या फिर कंप्रेस किया जाए तो गैस का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो आता है वो है बच्चों समतापी तथा रुद्धोष्म वक्र, आइसोथर्मल या एडियाबैटिक कर्व। आइसोथर्मल क्या होता है? जिसमें टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखते हैं। अब समतापी परिवर्तन के लिए एक आदर्श गैस के निश्चित द्रव्यमान के यानी कि निश्चित मास के प्रेशर तथा आयतन या वॉल्यूम का संबंध निम्न प्रकार से होता है। आदर्श गैस के लिए हम जानते हैं PV = RT होता है बच्चों।
आर हमारा पहले ही वो कांस्टेंट है, समतापी परिवर्तन दिया है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, तो पीवी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इस इक्वेशन का यदि हम ग्राफ लें या फिर कर्व लें तो वो जो कर्व होता है वो क्या कहलाता है, समतापी वक्र कहलाता है, जो कि हमें कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है। देखिए इसका ढाल जो है हमें इस प्रकार का प्राप्त होता है। इसी प्रकार से रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए, रुद्धोष्म वक्र के लिए इसमें क्या होता है कि गैस के दाब और आयतन में संबंध क्या होता है, ये होता है। जिस प्रकार से समतापी के लिए रिलेशन ये होता है, उसी प्रकार से रुद्धोष्म या फिर एडियाबैटिक चेंज के लिए जो रिलेशन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। गामा यहाँ पर क्या है बच्चों, हमने पढ़ा था सीपी अपॉन सीवी, यानी कि विशिष्ट ऊष्माओं का क्या है, रेशो है, अनुपात है, रेशो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट। और पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये क्या होता है, पॉइजन लॉ से हम लिख सकते हैं। पॉइजन लॉ हम डिराइव करेंगे अभी बाद में। तो इस इक्वेशन को लेके जो हम ग्राफ या फिर कर्व बनाते हैं वो क्या कहलाता है, रुद्धोष्म वक्र कहलाता है। अब आप देख सकते हैं हमने डायग्राम में पी वाई एक्सिस में पी लिया है, एक्स एक्सिस में वी लिया है। समतापी वक्र दो अलग अलग टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर टी के लिए यदि हम निकालें तो कुछ इस प्रकार का प्राप्त हो रहा है। टेम्परेचर टी माइनस डी टी, कुछ कम टेम्परेचर यदि हम कर दें तो इस प्रकार का प्राप्त हो रहा है। हम देख सकते हैं इनके ढाल में कुछ ना कुछ परिवर्तन है। जो रुद्धोष्म के लिए यानी कि एडियाबैटिक कर्व जो हमें प्राप्त हो रहा है वो कुछ इस तरह का प्राप्त हो रहा है। यदि इनका ढाल निकाला जाए तो रुद्धोष्म वाले का जो ढाल है वो क्या होता है, इससे कुछ कम प्राप्त होता है। तो हमें ग्राफ कुछ इस तरह का प्राप्त होगा बच्चों। अब क्या होता है, किसी भी आइडियल गैस के लिए दाब तथा आयतन के बीच में रुद्धोष्म संबंध क्या होता है, मतलब हम एडियाबैटिक रिलेशन निकालेंगे किस किस की फॉर्म में, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, उसके बाद में हम निकालेंगे टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और नेक्स्ट हम निकालेंगे प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो हम सबके लिए साथ निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो इसे शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कि कोई भी एक आइडियल गैस ले ली, 1 ग्राम अणु है जिसके, उसका जो दाब है यानी कि प्रेशर है वो क्या है, P है। परम ताप इट मींस एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है, T है। उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम कितना है, V है। अब यदि गैस में क्या करते हैं बच्चों, हम ये हमने एक गैस का एग्जांपल ले लिया, उस गैस में हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा रुद्धोष्म प्रसार कर देते हैं, इट मींस उसका एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर देते हैं। आपको पता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। हमने किया था ना, एक्सपेंशन करेंगे तो गैस को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य उसकी इंटरनल एनर्जी करेगी। तो आंतरिक ऊर्जा जब कार्य करेगी तो उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि गैस के अंदर बाहर से ऊष्मा को नहीं आने दिया जाता, क्योंकि हमने क्या लिया है, रुद्धोष्म प्रक्रम ले रहे हैं हम, यानी कि एडियाबैटिक ले रहे हैं। अतः बाह्य कार्य करने के लिए अपनी ऊष्मा या फिर इंटरनल एनर्जी को ही व्यय करती है। अब बाह्य कार्य हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर रहे हैं तो हम बाहर की तरफ कोई काम कर रहे हैं, आपको भी बताया था बाहर की तरफ काम कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी ही खर्च हो रही है। अतः किए गए कार्य के बराबर गैस की आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है, यानी कि जितना के कार्य वो गैस कर रही है उतनी ही उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है, जिससे कि उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, टेम्परेचर गिर जाएगा। अब हम क्या मान के चलते हैं कि गैस की आंतरिक ऊर्जा यानी कि इंटरनल एनर्जी जो है, काम करने के कारण उसकी जो इंटरनल एनर्जी में कमी आ रही है वो क्या है, डी मान ली। किया गया बाह्य कार्य कितना है, dw है। बाहर से ऊष्मा हमें मिल नहीं रही है, यानी कि dq इज इक्वल्स टू 0 है। इट मींस थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है बच्चों, du प्लस dw इज इक्वल्स टू dq। dq 0 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्मोडायनेमिक लॉ यदि हम इसके लिए लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, du प्लस dw इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमने क्या मान के चला है, गैस का प्रसार हो रहा है, इट मींस गैस एक्सपेंड हो रही है, तो उसका डेफिनेटली जब एक्सपेंड हो रही है तो उसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो क्या हो जाएगा, V से V प्लस dV हो जाता है। इट मींस dV बढ़ जाता है तथा ताप में कमी के कारण, और टेम्परेचर गिर रहा है, उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, तो उसके कारण टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कितना कम होगा, dt कम होगा। पहले टेम्परेचर T था, बाद में कितना हो जाएगा, T माइनस dt हो जाएगा। ये हम मान के चल रहे हैं। और यहाँ पर हमने गैस का दाब क्या लिया है, P स्थिर लिया है, क्योंकि आयतन बहुत कम चेंज हुआ है। इसलिए गैस के द्वारा यदि हम कितना कार्य किया गया है उसे यदि हम निकालते हैं तो हम जानते हैं कि किया गया कार्य, वर्क डन, जिसे हम लिखते हैं वो क्या होता है, dw इज इक्वल्स टू p डॉट dv। इसे हम हीट की फॉर्म में यदि लिखेंगे तो p डॉट dv अपॉन j।
जे यहाँ पर क्या है, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमें मिल गई है। एक आदर्श गैस के अणु एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते, इट मीन्स दूर दूर रहते हैं। तो इसकी जितनी भी हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है दूर दूर रहते हैं, इट मीन्स वो गति करते रहते हैं, कभी भी रुकते नहीं है। तो इनकी जो आंतरिक ऊर्जा होती है, इट मीन्स इंटरनल एनर्जी होती है, पूरी तरह से अणुओं की क्या होती है, गतिज ऊर्जा, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ही होती है तथा यह केवल गैस के टेम्परेचर पर ही निर्भर करती है। अब हमें क्या पता है, टेम्परेचर तो गैस का कम हो रहा है, तो गैस के टेम्परेचर में dt क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अतः इसकी आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी, इसमें होने वाली कमी गैस से ली गई ऊष्मा के तुल्य होगी। हम क्या जानते हैं बच्चों, du अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होता है, cv होता है। अभी हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा है, cv इज इक्वल टू कितना होता है, du अपॉन dt, इंटरनल एनर्जी में होने वाला चेंज अपॉन टेम्परेचर में होने वाला चेंज इज इक्वल टू cv। cv यहाँ पर क्या है, आणविक विशिष्ट ऊष्मा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कांस्टेंट आयतन पर, इट मींस मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ से हम du के वैल्यू निकालेंगे, du इज इक्वल टू क्या हो गया, cv dt। अब हम इसके लिए काम कर रहे हैं बच्चों, ये जो इक्वेशन हमारे पास आई थी ना, इसमें हमारे पास dw की वैल्यू तो है, du की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, du इज इक्वल टू cv dt। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। dw और du का मान, dw का मान इक्वेशन नंबर 2 में है, du का मान हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में है। ये दोनों मान इक्वेशन नंबर 1 में यदि हम पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, cv डॉट dt प्लस p dv अपॉन j इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब हम क्या जानते हैं, किसी भी आइडियल गैस के 1 ग्राम मॉलिक्यूल के लिए अवस्था समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ हीट, ये कितनी होती है, pv इज इक्वल्स टू RT होती है। R यहाँ पर क्या होता है, 1 ग्राम गैस के अणु के लिए गैस कांस्टेंट होता है। अब हम इस इक्वेशन को यदि डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, P कांस्टेंट करके V का डिफरेंशियल dV प्लस V कांस्टेंट किया P का डिफरेंशियल dP, P dV प्लस V dP इज इक्वल टू R dt। यहाँ से यदि हम dt की वैल्यू निकालें तो dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P dV प्लस V dP अपॉन R। ये dt की जो वैल्यू है, इसे हम इक्वेशन नंबर 4 में यदि पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, cv तो cv ही रहेगा, dt की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, P dV प्लस V dP अपॉन R प्लस ये टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी, P dV अपॉन J इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपके पास आ गई dt की वैल्यू पुट करने पर। इसे आगे हम सॉल्व करेंगे तो यदि R से ऊपर नीचे यदि हम डिवाइड करें, R से यदि मल्टीप्लाई करें हम पूरी इक्वेशन को, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, ये R तो कैंसिल हो जाएगा, cv P डॉट dV प्लस V डॉट dP प्लस R अपॉन J P डॉट dV इज इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या देखा था बच्चों, मेयर्स के लॉ से R अपॉन J क्या होता है, Cp माइनस Cv। तो R अपॉन J की जो वैल्यू है, यहाँ पर हम Cp माइनस Cv रख देंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, Cv P डॉट dV प्लस V डॉट dP प्लस Cp माइनस Cv P डॉट dV इज इक्वल्स टू 0। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, Cv P डॉट dV प्लस Cv डॉट V डॉट dP प्लस Cp V P डॉट dV और माइनस Cv P डॉट dV। ये टर्म और ये टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास ये बीच वाले टर्म ही बचेंगी। ये क्या मिलेंगे हमें, Cv डॉट V डॉट dP प्लस Cp डॉट P डॉट dV इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसे डिवाइड करेंगे Cv Vp से। इस पूरी इक्वेशन को यदि हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, Cv डॉट V डॉट dP अपॉन Cv Vp प्लस Cp डॉट P डॉट dV अपॉन Cv Vp इज इक्वल्स टू 0। जो टर्म कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मिलेगा वो मिलेगा बच्चों dp अपॉन p प्लस cp अपॉन cv dv अपॉन v इज इक्वल्स टू 0। हम क्या जानते हैं बच्चों, cp अपॉन cv इज इक्वल्स टू को हम क्या लिख सकते हैं, गामा लिख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट्स का रेशो। एक दिखा सकते हैं कि भाई हमें दिखाई दे रहा है, पर इसे एक गामा की तरह, गामा के रूप में यदि हम लिखें तो गामा लिख सकते हैं इसे। तो हमें क्या मिलेगा, dp अपॉन p प्लस गामा
dV अपॉन V इज इक्वल्स टू 0। याद रखना गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है, Cp अपॉन Cv। अब इस इक्वेशन को यदि हम इंटीग्रेशन कर दें या फिर समाकलन कर दें तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, इसका यदि हम इंटीग्रेशन करें दोनों का तो 1 अपॉन पी का क्या हो जाएगा, log p प्लस गामा log v इज इक्वल्स टू 0 का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका यदि हम एंटी लॉग लें तो ये गामा इसके ऊपर आ जाएगा, log p प्लस log v की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब ये दोनों टर्म देखिए आप प्लस में है, इसे यदि एक साथ लॉग में लिखें तो ये दोनों क्या हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन में आएगी। तो हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो आएगी log pv की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसे लिख सकते हैं एंटी लॉग करने पर pv की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये क्या आ गया बच्चों, ये प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्म में रुद्धोष्म रिलेशन है, इट मींस एडियाबैटिक रिलेशन है जो कि हम निकालना चाह रहे थे। इसे ही हम क्या कहते हैं, पॉइजन का लॉ कहते हैं या फिर पॉइजन रूल कहते हैं। ये आपके एग्जाम बहुत बार पूछा जाता है पॉइजन का लॉ, छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी आता है कि डायरेक्टली पूछ लेते हैं या फिर कई बार डेरिवेशन में निकाल सकते हैं। और यदि हमने अभी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देखा, अब यदि हम टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन देखें यानी कि ताप और आयतन का, तो हम इसी में हम नेक्स्ट डिराइव कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं पीवी इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, आरटी होता है। तो यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे तो RT अपॉन V, इस इक्वेशन में P की जगह RT अपॉन V यदि हम पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, RT अपॉन V, V की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, R हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इस कांस्टेंट के साथ ही मिल जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, T V की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये आपकी इक्वेशन नंबर 6 आ गई। ऐसे ही हम ताप और दाब यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर में यदि रिलेशन निकालें तो V इज इक्वल्स टू RT अपॉन P हम इसी इक्वेशन में रखें तो हमारे पास क्या आएगा, P डॉट RT अपॉन P की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बच्चों ये जो रिलेशन है हमें याद रखने हैं, न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं। 3 रिलेशन आते हैं ये PV, TV और TP के बीच में, तो ये तीनों रिलेशन हमें याद रखने हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, P डॉट RT अपॉन P की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। R की पावर गामा यहाँ क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा तो इसे हम कांस्टेंट में ही गिन लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, T की पावर गामा अपॉन P की पावर, ये माइनस ये 1 नीचे आके -1 हो जाएगा, P की पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये आएगा हमारे पास T की पावर गामा डॉट P की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब इसमें यदि हम 1 अपॉन y की पावर लगाएं दोनों में और भी आगे सॉल्व करने के लिए, ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं, तो इसे यदि हम लिखे तो हमारे पास क्या आएगा, T की पावर गामा, इसके ऊपर यदि हम घात लगाते 1 अपॉन गामा डॉट P की पावर 1 माइनस गामा इसकी पावर 1 अपॉन गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, ये तो आपका 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा P की पावर क्या आ जाएगी, 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ आपके पास बच्चों 3 रिलेशन आ गए रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए। तीनों रिलेशन आपको याद रखने यही काम आते हैं। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपके रियल गैसेस की। ये सारी बातें जो थी आपकी थी आइडियल गैसेस के बारे में। नेक्स्ट हम आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो कि आपका रियल गैस से रिलेटेड है।